मैं समझौते की बात करना चाह रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है कि आम आदमी पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे कई मीटिंग्स में आजकल बोलने लग गए हैं, उनके पास अपना एजेंडा तो है नहीं, अपना तो कुछ सोच नहीं सकते, तो कहते 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे हम भी। मैं प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। अब आगामी हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, सर फुड़वाने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। संगठन की बात हुई थी, पीछे मैंने इंटरव्यू किया था ना, जल्द करेंगे, वो जल्द कब आएगा? हम तो एक मजबूत संगठन हर प्रदेश में बना रहे हैं। किधर है आपका? और सबको पता है, जिनको एक कोई अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बर्दाश्त नहीं है, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं है, एक ने भाई मैं के बोलो ना। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। चेहरों की बात होती है राजनीति में, अगर बात करें तो आपकी पार्टी में 2 3 4 चेहरे ऐसे होंगे जिनको जानते हैं लोग, उसके बाद चीज़ें खत्म सी हो जाती हैं, भी जानते नहीं। हरियाणा की राजनीति पे बोझ है, देश की राजनीति पे बोझ है भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में। हम हल्के में नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं भारी हैं, बोझ हो गए हैं। पता नहीं कब का कमाया हुआ पैसा है, अच्छा, पता नहीं कितना करोड़ों रुपया कहाँ वो जो इनका चरित्र हनन की जो बात कर रहे हैं, जो दावा ठोकेंगे ये, वो दावा जंतर मंतर पे पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं सियासी सत्संग। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर अनुराग ढांडा साहब हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार रहे हैं 15 साल, तो अभी मैं वही सवाल था, मिस करते हैं कैमरा? नहीं, आप मिस कहाँ करने देते हैं? अच्छा, आप आज भी कैमरा सामने है, आज भी उन्हीं 2 कुर्सियों में से एक पे बैठे हैं, ठीक है। आज भी जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, तब भी मन में भाव वही था। आज भी उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, तब भी मन में भाव यही था। तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं नज़र आता। और जब एक भूमिका तो बदल गई, पहले सवाल करते थे, अब जवाब देने पड़ते हैं। पहले सवाल किस लिए करते थे? हाँ। कि जनता को आवाज़ मिल सके, जनता के मुद्दों को आवाज़ मिल सके। आज जवाब किस लिए देते हैं? कि जनता के मुद्दों को आवाज़ मिल सके। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मेरी, क्योंकि भावना दोनों वक्त एक ही थी कि लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के उन मुद्दों को उठा सकें जो सिस्टम दबाना चाहता है, जिनको बड़े बड़े सरकारों में, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में जो आवाज़ें दब जाती हैं, उनको हम अपनी आवाज़ दे सकें। वही लक्ष्य था उस वक्त भी, आज भी वही लक्ष्य है, और वो कोशिश कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और रिग्रेट नहीं होता लाइफ में, जो भी डिसीजन लिए बहुत सोच समझ के लिए, और रिग्रेट नहीं है किसी बात का। 1 बरस बीत गया आपको, नेता बने। हाँ, तो क्या खोया? क्या पाया पूछूंगा, अभी खोने को तो नहीं कहूँगा। 1 साल बीत गया, संघर्ष का साल था, पता नहीं लगा 1 साल कब बीत गया। लोगों का प्यार बहुत मिला, जिस आइडियोलॉजी को चुना, फक्र है कि उस आइडियोलॉजी को चुना। लोगों के बीच जाते हैं तो एहसास होता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। भविष्य यही है, देश की राजनीति का भविष्य यही है। लोग जिन मुद्दों के लिए दशकों तक, बरसों तक तरस रहे थे, हम उन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अपनी मर्जी से गए थे राजनीति में, या फिर जैसे प्रभावित होके, या किसी से कहने से, या कुछ? नहीं, देखिए, आपके डिसीजंस की कुछ वजहें तो होती हैं। आप किसी से प्रभावित होते हैं तो आप उसको काम को देखना शुरू करते हैं। आप किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है इस विचारधारा में, और वो अच्छा लगता है तो आपको लगता है मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ। तो आप के डिसीजंस, हर डिसीजन का लाइफ में वजह तो कुछ ना कुछ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अपनी मर्जी से गए थे, और उस वक्त के हालात भी उसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं। ये डिसीजन तो कॉन्शियस डिसीजन था कि जाना है और इस रास्ते पे जाना है। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त जो कुछ हो रहा था मीडिया में, जो नेशनल मीडिया में जो कुछ हो रहा था, वो थोड़ा बर्दाश्त से बाहर था। तो वो लगा कि मैं जहाँ से पैदा हुआ, जिन लोगों के बीच से आया हूँ, आज अगर उनके खिलाफ बोलना पड़े, उस आवाज़ को नहीं उठा सकते, तो क्या फ़ायदा है उस माइक का, तो क्या फ़ायदा है उस कैमरे का। तो वो चीज़ें भी थी जो परेशान करती थी, उसकी वजह से वहाँ से मन हटा, और जिस रास्ते पे जाना था, लगा कि जो सेवा करना चाहता था वो यहाँ हो सकती है, लोगों की आवाज़ यहाँ उठ सकती है। तो ये रास्ता सामने दिखा, कॉन्शियस डिसीजन लिया, और तब से चल रहे हैं उस रास्ते पे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हाल में आ जाते हैं कि देश की राजधानी के जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं। आम आदमी की एंट्री को देखता हूं तो मैं बड़ी लेट हुई, पहले कांग्रेस चली गई वहां पे, तो लेट लतीफ़ी का सोचने में वक्त लगा क्या? थोड़ा सा जैसे कैसे लेट हुई, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक राहुल गांधी जी तो गए नहीं,
अरविंद केजरीवाल जी तो जाए, अभी गए हैं, 4 महीने पहले भी बैठे थे ये लोग। तब भी हम लोगों का ये क्या है, ये राजनीति करने का विषय नहीं है हमारे लिए। हम आज भी ये कहते हैं, मैं आज भी, हम आम आदमी पार्टी कोई प्रोटेस्ट करे इस पे, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे बयानबाजी करे, राजनीति दे, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। ये जब देश के ये खिलाड़ी पदक जीत के आए थे तो कोई पार्टी थोड़ी देखी थी किसी ने, प्रधानमंत्री ने भी विश किया होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी विश किया, हमने भी विश किया था। हमें लगा देश के खिलाड़ी ने मेडल जीता है, इस गौरव में से एक अंश हम भी चुरा लें, तो हमने भी उनको विश किया और उस गौरव में शामिल हो गए। राष्ट्रगान जब वहां बजता है, टीवी पे देखते हैं, तो फक्र से सीना सबका चौड़ा होता है। तो आज ये पार्टियां कहां से आ गई? आज जब ये परेशान है खिलाड़ी, आज जब रो रही हैं हमारे बेटियां, आज मजबूर हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज आप पार्टियां देख रहे हैं इसमें राजनीति कहां से आ गई? मुझे लगता है हरियाणा का हर घर, हर माँ बाप घर में बैठ के आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हर घर में ये चर्चा है। और हरियाणा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे, ये जितने पहलवान हैं उनमें से बहुत सारे हरियाणा की धरती से निकले हैं, इसलिए विशेष जुड़ाव है। वरना तो पंजाब हो, दिल्ली हो, पूरा देश हो, जब पदक जीता था तो देश के लिए जीता था ना, सबको गौरव हुआ था। पूरे देश में घर घर में आज ये बात हो रही है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें पार्टी नहीं देखी जाती, उसमें राजनीति नहीं देखी जाती। हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते जब उस मेडल पे गर्व किया था, आज इनकी मुसीबत में साथ खड़े। इससे पहले एक और मामला आया था हरियाणा में, खेल मंत्री को लेके आपने भी काफी प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उसके बाद ठंडा सा हो गया। उस पर उम्मीद नहीं है सरकार से कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा? सरकार से तो उम्मीद कब की मर चुकी है, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष का रास्ता हमने छोड़ा नहीं है। हम उस मामले को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जब जरूरत होती है तो उस पर आवाज भी उठाते हैं, उस पर सवाल भी करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूं, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और बधाई उनको बहुत बहुत उनके जन्मदिन की। आज ही कम से कम ये डिसीजन ले लें। आपका मंत्री ब्रेन मैपिंग कराने से मना कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पॉलीग्राफी टेस्ट से मना कर रहा है, जो पीड़ित महिला है वो सारे टेस्ट कराने को तैयार है। तो आप आज कहिए, जन्मदिन के दिन ही कहिए, मैं नहीं रखूंगा ऐसे मंत्री को जिसकी दाढ़ी में तिनका है, जो अपना पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराना चाहता, जो बच रहा है उन टेस्ट से। क्यों बच रहा है? इसका मतलब उसने कुछ गलत किया। तो अपने आपको पता है कि एक महिला के खिलाफ गलत किया, और ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि हरियाणा के अंदर अगर महिला खिलाड़ी के साथ उत्पीड़न होता है, बीजेपी का नेता है, मंत्री है, और बीजेपी बना के रखे हुए है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। केंद्र में अगर महिला खिलाड़ियों को उत्पीड़न होता है, बीजेपी का एमपी है और बीजेपी उसको बना के रखना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। एक ही पार्टी के नेता क्यों निकलते हैं सारे महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न करने वाले? इसका मतलब ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आप पे मानहानि का दावा भी कोई ठोक देगा कि इस तरीके से हमारा चरित्र हनन कर दिया आप लोगों ने? नहीं, हमने कहा किया है, जो चरित्र बता रहे हैं, करें दावा, है किसी में दम तो। वो जो इनका चरित्र हनन की जो बात कर रहे हैं, जो दावा ठोकेंगे, ये वो दावा जंतर मंतर पे पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह की एफआईआर की लिस्ट खत्म नहीं होती, कैमरे का शॉट खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति, और दूसरी तरफ ऐसे ही बेटियां, ऐसे बेटे जिन्होंने देश के लिए गौरव अर्जित किया। मैं यकीन करूं तो किसकी बात पे करूं? खड़ा हूं तो किसके साथ हूं? एक आरोपी के साथ खड़ा हो जाऊं? एक महिला खिलाड़ी के साथ खड़ा ना हो जिसने हरियाणा के लिए, देश के लिए कीर्ति अर्जित की? तो बहुत, मेरे लिए रास्ते बहुत साफ नजर आते हैं। और मैं तो साफ साफ सवाल उठा रहा हूं, ऐसा क्यों है? कोइंसिडेंस थोड़ी है कि जहां पे महिला उत्पीड़न का सवाल आ रहा है, हरियाणा हो, केंद्र का मामला हो, कुश्ती फेडरेशन हो, वहां पे जो आरोपी है, आरोपी तो दोनों है, दोनों जगह पे एफआईआर दर्ज हो गई, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी एफआईआर दर्ज है, दोनों आरोपी हैं। मैं तो यही तो कह रहा हूं, ये आरोपी बीजेपी के ही नेता क्यों होते हैं और बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो एफआईआर होगी तो पुलिस कार्रवाई कर देगी, उसमें दिक्कत क्या है? काश करती। नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जाके एफआईआर करानी पड़ी। हमारे यहाँ पे लॉज है, निर्भया इंसिडेंट के बाद हमारे यहाँ पे लॉज हैं कि महिला ने अगर इस तरीके के आरोप लगा दिए, तुरंत एफआईआर होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर आगे जांच होनी चाहिए। यहाँ तो एफआईआर पुलिस करने को तैयार नहीं। जिस पुलिस को एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करनी पड़े, उससे क्या उम्मीद करोगे? क्या जांच करेंगे? जो पुलिस रात के अंधेरे में पहलवानों का सिर फोड़ने के लिए जिम्मेदार हो, जो उनको सोने के लिए तकत देने के लिए तैयार नहीं, कह रही है जो मेडल जीत के लाए, देश के लिए नाम कमाया, कीचड़ में सो जाओ, बेटियों को रोने के लिए मजबूर, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? तो ये पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती। ये पुलिस सैल्यूट मारती है इन सारे खिलाड़ियों को जब ये मेडल जीत के आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं स्वागत करने के लिए। पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक इनके पॉलिटिकल बॉसेस इनको सहारा ना दें। तो ये इशारा ऊपर से होता है। और क्यों होता है? क्यों होता है? देश के लिए मेडल जीतते हैं तो आप हिस्सेदारी चाहते हैं। आज आप इनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं
जातियों के आधार पे बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं, कहते हैं किसी स्टेट का है, कहते हैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये सारे सवाल क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। ओके। राहुल गांधी के ऊपर भी मानहानि का मामला था, 2 साल की सजा हुई, आम आदमी पार्टी भी साथ खड़ी दिखाई दी, तो वो किस वजह से, मैं जानना चाह रहा था कि पीछे बिहार के मुख्यमंत्री भी मिले थे, एक इकट्ठा होने की कवायद है या क्या है, थोड़ा मैं समझना। इकट्ठा, हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती। अगर लोकतंत्र किन पिलर्स पे टिका हुआ है, हमारी एजेंसीज एक सिस्टम का पार्ट है। अब आप सोचिए कि ईडी ने संजय सिंह का नाम ले दिया, बोले दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह का भी नाम है। फिर जब उनको नोटिस भेजा संजय सिंह जी ने, लीगल नोटिस, बोले यार ये राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिख दिया हमने गलती से, अजय सिंह की जगह संजय सिंह लिख दो तो समझ आता है मिसप्रिंट हो सकता है, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह। राहुल गांधी तो नहीं लिख रहे थे। नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं, अब इनसे ये गलती ये नहीं होती कि नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दें, लिख के देखें, वो नहीं होता इनसे। लेकिन इसका मतलब ये कि आप एजेंसी से कुछ भी दिन रात आपके दिमाग में घूम रहा है कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को टारगेट करना है, विपक्ष के इन नेताओं को टारगेट करना है, सारी ईडी, सारी सीबीआई, सब कुछ इनका, सब कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगा हुआ है। तो जब आप सिस्टम का दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाहेंगे, इसका मतलब आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र जब खत्म होने की बात आएगी तो उसमें पार्टी नहीं देखी जाएगी, देश बचाएं या पार्टी पॉलिटिक्स देखें। तो हमने सबसे पहले आवाज उठाई, और उठानी भी चाहिए। जब सारी सरकार ने अपनी एजेंसीज को लोगों के काम से हटा के विपक्षी दलों के खिलाफ लगा दिया, इसका मतलब आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे लीडर ने सबसे पहले आवाज उठाई, अच्छी बात है जी। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, उसके आगे कुछ बड़ा नहीं, आगे पीछे उसमें कुछ है नहीं। राजनीति में लोग आपस में मिलते रहते हैं, और अरविंद जी ने उसी दिन कहा था आज मुलाकात है, इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। जो निकलेगा आपके सामने भी आएगा। अंदरूनी तरीके से आप तो अंदर से जो निकलेगा आपके सामने भी आएगा। मैं कहता रहा हूँ वो रास्ता है, उस रास्ते पे चलना शुरू किया, कुछ लोगों ने आपस में बात की, देखते हैं उस पर आगे क्या निकलता है। पार्टी के अंदर है बातचीत हुई इस मुद्दे के ऊपर? जो कुछ था आपके सामने था, जो मुलाकात हुई कैमरास के सामने हुई, दोनों नेताओं ने आके बयान दिया। तो मुझे लगता है कि वो एक चर्चा है, विमर्श है, और इस पे तो कम से कम पूरा देश सहमत है कि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है। उस हद तक तो पूरा देश सहमत है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हैं। मैं समझौते की बात करना चाह रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है कि आम आदमी पार्टी? आज की परिस्थिति में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, और हमारे लीडर ने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा कि भाई अगर एक किसी पॉइंट के ऊपर सबके बीच में कॉमन पॉइंट है कि विपक्ष के खिलाफ मिसयूज किया जा रहा है एजेंसीज को, तो वो इतने तक ही है। इस पे कॉमन पॉइंट है, इस पे सबकी सहमति है कि हाँ ये हो रहा है और पूरे देश को दिख रहा है। तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर आप सच को सच कहें तो एक पार्टी कहे, 10 पार्टी कहें, 20 पार्टी कहें, तो सच ही रहेगा वो। तो एक सच सारी पार्टी बोल रही है, उसको आप ये कहते हैं कि इन सबके बीच में एक सहमति बन गई है, तो सहमति बन गई है। उसको आप ये कहें सबके बीच में समझौता बन गया है, तो समझौता बन गया है। लेकिन सच बोल रहे हैं सारे लोग, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, वरना कोई कारण नहीं बनता है। 1% कन्विक्शन रेट है, 1%। 100 लोगों पे एजेंसीज छापे मारती हैं, आरोप लगाती हैं, गिरफ्तार करती हैं, जेल में रखती हैं इतने इतने दिन, उनमें से 1 पे आरोप साबित कर पाती हैं। 99 लोगों का क्या? और उन 100 लोगों में से 95-96 लोग विपक्ष के होते हैं। कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। तो केजरीवाल साहब को भी बुला लिया था बीच में, बुला लें, हम तो तैयार हैं। हमने तो शुरू, अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कहा, हमें तो तभी पता था जिस दिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने अदानी जी के साथ इनका जो नेक्सस चल रहा है पूरे देश में, उसका खुलासा किया, उसी दिन हमको पता था अब ये जरूर हमला करेंगे, और उन्होंने किया। ये तो इनका बस चले तो गिरफ्तार कर ले, तो कर लीजिए, तैयार है। हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, सर फुड़वाने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। अपने मुद्दे से नहीं हटेंगे, अपनी बात से नहीं हटेंगे। जो लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ेंगे। इनको हम राजनीतिक तौर पे खतरा नजर आते हैं, इसलिए ये साजिश रच रहे हैं। विशेष सत्र बुलाना पड़ा चौथी पास राजा कहानी सुनाने के लिए। सारे इंडिया में चर्चा हो रही है। सारे इंडिया में कह रहे हैं क्या है चौथी पास राजा, सर्च कर रहे हैं लोग इंटरनेट, चौथी पास राजा। सही कहानी है। एक अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में आप अपनी गाड़ी चलाने को नहीं देंगे, देश चलाने को अगर दे देंगे, अनाड़ी किसी स्पेशल सेशन बुला के वो कहानी सुना रहे हैं आप लोग विधानसभा में। नहीं, कहानियों के जरिए तो हमने वेदों में, पुराणों में अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। कहानी के जरिए अगर देश में आज के दिन के जो हालात हैं अगर उसको बयान कर दिया, तो मुझे लगता है कि लोगों के जहन में वो उतर गई कहानी
क्यों इतनी चर्चा? विधानसभा के बाहर क्यों नहीं सुनाते ऐसी कहानी? क्यों विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? कहीं ये तो नहीं कानून का डर है कि ठीक है जी यहाँ पे कौन है चौथी पास राजा? किसको कानून से डर होगा? किसको दिक्कत है? आपको भी पता है, सिम्टम्स तो सारे बता दिए उसमें, सारी चीजें। मैं वही बोल रहा हूँ कि है अगर कोई चौथी पास राजा तो बताए, अगर किसी को आपत्ति है तो उसको बोलना चाहिए कि भाई बाहर आके बोलो मेरे बारे में बोल रहे हो, मैं उसके बाद कुछ कार्रवाई करता हूँ। डिग्रियों पे बात कर लेते हैं। आप डिग्रियों पे तो सवाल उठाया ना प्रधानमंत्री? निश्चित तौर पे डिग्रियों पे सवाल उठाया। जबकि जब आप किसी को लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात, आपने एक अधिकार दिया कि आप पूछ सकते हैं, सूचना का अधिकार आपने दे दिया। अब वो सूचना के अधिकार में आपको कह दिया कि भाई डिग्री दो यूनिवर्सिटी को, तो उस ऑर्डर के खिलाफ यूनिवर्सिटी चली गई ऊपर के कोर्ट में। तो अब पार्टी वहां पे कौन हुआ? जिसने ऑर्डर दिया था, सूचना आयुक्त जो भी थे, और जो पार्टी जिसने बनाया, जिसने चैलेंज किया यूनिवर्सिटी, 25,000 रुपए फाइन हो गया केजरीवाल जी पे। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है? जब जब ऐसी चीजें होंगी जो इलॉजिकल है, जो कहीं से समझ नहीं आती, लोग सवाल तो करेंगे। और अगर लोकतंत्र में किसी से कुछ सवाल पूछने पे, सवाल पूछने वाले के ऊपर फाइन लगाया जाए, तो इसका मतलब आप सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं लोकतंत्र के, उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पे आ जाते हैं। संगठन की बात हुई थी पीछे, मैंने इंटरव्यू किया था ना, जल्द करेंगे, वो जल्द कब आएगा? मेरे ख्याल से बहुत जल्दी, 1-2 दिन में या 2-4 दिन के अंदर हम संगठन अपना अनाउंस करना शुरू करेंगे। और हाँ, एकदम करेंगे किस्तों में? हाँ ठीक है कि हमने ये कहा था कि हम 15 अप्रैल के आसपास से संगठन अनाउंस करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया है और आप जैसा हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हमारी मेंबरशिप हुई। लगभग 12 लाख के आसपास, 11,77,000 हरियाणा में मेंबर्स रजिस्टर हो गए। शायद हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लोगों में इस तरीके का रुझान था। उसको सबको कंपाइल करने में, उसको एनालाइज करने में हमारे यहाँ एक सिस्टम है, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें अच्छे लोगों को संगठन में निकाल के लाते हैं। थोड़ा सा उसमें समय लग गया तो, लेकिन ठीक है, 15-20 दिन की देरी तो इस काम में कोई देरी नहीं है। कई पार्टियां ऐसी हैं सालों सालों से संगठन नहीं बना पाती। कौन सी? हम तो एक मजबूत संगठन हर प्रदेश में बना रहे हैं। किधर है आपका? और सबको पता है, सबको पता है। जिनको एक कोई अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बर्दाश्त नहीं है, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं, एक ने भाई मैं के बोलो ना। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ। सब मेरे से पूछ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा कैसी रही राहुल गांधी जी की। मैंने कहा भाई हरियाणा में तो फ्लॉप रही। बोले जी कैसे फ्लॉप रही? अब आम आदमी पार्टी अब कहानियों में क्यों बात करती है? अब सीधे बात करो। भारत जोड़ो यात्रा एक कहानी थी? नहीं आप कह रहे हो, आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आप संगठन की बात कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। मैं तो उसी पे तो बता रहा हूँ भाई। आप पूछ सकते हैं सवाल जिस भी तरीके से, जवाब तो मैं अपनी भाषा में दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, पूछा कि भाई क्यों फ्लॉप थी? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा किसने की थी? नहीं, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ। तो कहा कि भाई क्यों फ्लॉप थी? तो मैंने कहा भारत जोड़ने की बात तो ठीक है, विचार बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं, लेकिन जो अपनी पार्टी के सारे नेताओं को एक साथ नहीं चला पाया हरियाणा के अंदर। कभी किसी की टांग टूट जाती थी, कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी किसी को काम आ जाता था कुछ, कभी किसी कोई मजबूरी थी। जो अपनी पार्टी के 4 नेताओं को साथ नहीं चला पाए हरियाणा के अंदर, वो एक मंच पे कैसे बैठेंगे? इनका आपस में झगड़ना, आपस में लड़ना इनका नेचर है, बन चुका है। वो लिस्ट भेजेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, वो भेजेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, ये चलता रहा। नूरा कुश्ती चल रही है इनके यहाँ पे। तो मुझे लगता है लोगों का भी अब उससे ध्यान मोह भंग हो गया है बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि यार इनके अपने झगड़े चलते रहते हैं, इस सब में कुछ होगा नहीं। देश के लिए कुछ करना है तो अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अच्छे लोग आए, अच्छी जिम्मेदारियां लें, संगठन में जुड़े और काम को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस तो वैसे अच्छा कर रही है। शिमला में आया तो वहाँ पे तो उन्होंने बाजी मार ली, वहाँ पे तो हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे कई मीटिंग्स में आजकल बोलने लग गए हैं। उनके पास अपना एजेंडा तो है नहीं, अपना तो कुछ सोच नहीं सकते, तो कहते 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे हम भी, बोलते हैं अब कई जगहों पे। तो कहाँ से कॉपी करके लाए? अच्छा, कॉपी पेस्ट करें आपके साथ? तो क्या कर रहे हैं? इनके पास तो आइडियाज था नहीं। ऐसे पहले होते तो 10 साल राज करके गए थे हुड्डा साहब, दे देते, हम तो स्वागत करते कि हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तब तो नहीं देखे गए, कॉपी पेस्ट किया। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है। अब यहाँ कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री ले लो, 300 यूनिट फ्री देंगे, कांग्रेस आएगी तो। लोग पूछ रहे हैं जी दीपेंद्र हुड्डा जी फोन करो ना गहलोत अंकल को, पड़ोस में दे दें तो हरियाणा के लोगों को यकीन हो जाए। अभी हिमाचल में सरकार आई है, फोन करो ना सुक्कू अंकल को, वो दे दें शायद 300 यूनिट फ्री, लोगों को यकीन हो जाए। झूठ बोलते हो कुछ भी, सिर्फ एक, ये संभव नहीं है वहां पे।
ये कहीं पे संभव नहीं है। कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में कहीं संभव नहीं है। आपकी नीयत नहीं है। अगर पैसा लोगों को दे दोगे, टैक्स का पैसा चुराएंगे क्या, खाएंगे क्या, भ्रष्टाचार कहां करेंगे? एक राजनीति जो भ्रष्टाचार की चली आ रही है, कहीं परिवारवाद की चली आ रही है, कहीं पे करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उन लोगों को ये राजनीति करनी नहीं आती। हम बार बार ये कह रहे हैं, आप एक बार आजमाओ, 10 बार आजमाओ, अपना नुकसान करोगे। 75 साल बीत गए ये करते करते हमको। आज तक हमें सरकारी स्कूल नहीं मिले। हरियाणा में देख लो कहीं जाके, कहीं का बच्चा हिंदी अंग्रेजी पढ़ के दिखा दे। आज तक हमको अच्छे अस्पताल नहीं मिले, आज तक 24 घंटे बिजली नहीं मिली। अब तो मुख्यमंत्री ये कहने लग गए, मंच पे किसी ने पूछ लिया, हमारे किसान बाबा थे कोई, तो उन्होंने कहा जी वो 24 घंटे बिजली दे दो। बोले 8 घंटे ज्यादा नहीं मिलेगी, बैठ जाओ शांति से। जो मुख्यमंत्री प्रदेश का सोच नहीं सकता 24 घंटे बिजली के बारे में, देना दूर की बात है, वो बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तो उनकी थिंकिंग नहीं जाती वहां तक जहां हम काम करना चाहते हैं। आज पंजाब में हमने 80-85 मोहल्ला क्लिनिक और शुरू कर दिए। पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस की आज बिल्डिंग तैयार हुई थी, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है वहां पे। ये हमारी सोच, हमारी विचारधारा है, देश की प्रगति की विचारधारा है। ये इनके बस की बात नहीं है, ईमानदार राजनीति है, नहीं कर पाएंगे। संगठन की बात हो रही थी, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कब तक हो जाएगा? पूरा प्रदेश का अध्यक्ष से लेके और बिल्कुल बूथ लेवल तक एकदम करेंगे या फिर किस्तों में? नहीं, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। आप एक लेवल्स में करते हैं, तो हम एक ऊपर के लेवल के संगठन को अनाउंस करेंगे, फिर ब्लॉक लेवल, गांव तक जाएंगे, बूथ तक जाएंगे। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ अब आगामी। नहीं, मैंने बहुत बार ये चीज़ स्पष्ट की है, मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने नहीं आया, मैं कोई यहाँ MLA मंत्री बनने के लिए नहीं आया। मैं अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, और मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ। अरविंद केजरीवाल जी कल ये कहते हैं, दफ्तर के बाहर खड़े हो जाओ, वहां तुम्हारे हाथ जोड़ के खड़े होने से पार्टी की ताकत बढ़ती, खड़ा हो जाऊंगा। बोलेंगे झाड़ू लगाओ सड़क के ऊपर, ये काम अच्छा कर लेते हो, करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जिस रोल में जहां जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं वो निभाने को तैयार हूँ। कभी इफ नहीं होगा, कभी बट नहीं होगा, कभी कोई सवाल नहीं होगा। ये सोच दूसरे नेताओं की भी है, सबकी। आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है कि सारे अच्छी नीयत से देश की प्रगति के लिए जुड़े, और हमारे यहाँ पे नहीं होती है, हमारे यहाँ ये गुटबाजी, हमारे यहाँ ग्रुपबाजी, ये सब चलता नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पे देश के लिए काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं, पद चाहिए किसी और जगह, कहीं किसी को मंत्री बनना हो किसी और जगह, यहाँ देश की सेवा करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। अपना घर फूंक के देश को आबाद करने के लिए, देश को प्रगति करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सब उसी मकसद से जुड़े हैं। जिसको जो रोल में देश जल्दी आगे बढ़ सकता है, जल्दी प्रगति हो सकती है, देश का विकास हो सकता है, उसको वो रोल मिलेगा, उसको वो करना है। केजरीवाल साहब की बात हुई कि दिल्ली का तो अनुभव आपने देख लिया, हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का? नहीं, क्यों लड़ेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली चला रहे हैं, दिल्ली के लोग खुश हैं, दिल्ली काम चल रहा है। दिल्ली और हरियाणा में फर्क है? कोई कारण? ये तो पॉलिटिकल एजेंडे हैं विपक्षियों के। पंजाब जाते हैं तो बोले जी वहां मुख्यमंत्री बने, कोई तुक है। हरियाणा जाते हैं तो बोले जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या? क्यों? वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश वहाँ LG साहब होते हैं, देश के यहाँ पे मुख्यमंत्री LG साहब तो हम काम करा लेते हैं। LG कोई काम रोक पाएगा हमारा? दिल्ली में LG कोई काम रोक पाएगा हमारा? हर चीज के लिए फिर झंडा उठाना पड़ता है ना। फिर तो उठाएंगे, किस लिए? लोगों के लिए तो राजनीति कर रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काम नहीं होगा लोगों का, सड़क पे भी उतरेंगे, LG साहब के घर जाके भी बैठ जाएंगे, पहले भी बैठे हैं। लोगों का काम करना पड़ेगा। अब आप सोच देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोली MCD के चुनाव में ये इतना कूड़ा थोड़ी हट सकता है, रोज इतना पैदा होता है, इतना सोच ही नहीं जाती वहां तक। हमने कहा हटेगा, 2024 आने से पहले हटेगा। दिल्ली में एक भी कूड़े का ढेर आपको 2024 से पहले नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के कमिटमेंट है, जहां ये सोच नहीं सकते हम वो करने का मादा रखते हैं। तो हरियाणा में किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं फिर? देखिए, हरियाणा में हमारा सबसे पहले तो परिवार देखना था कितना बड़ा है। अब 12 लाख सदस्य बने हैं, परिवार हमारा बहुत बड़ा बन गया है। ये एक एक घर तक जाएंगे, हमें लोगों को अपनी नीतियां बतानी है, उनके साथ जोड़ना है। और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, कई बार ओवर खुश हो जाता हूँ कि जब हम जाते हैं 100 लोगों को बताते हैं, 70 लोगों को पहले से पता है हमारी नीतियों के बारे में, हमारे काम के बारे में। हम उनको अपने स्कूल दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली लेके जाएंगे। जो देखना चाहता है पंचायतों को आमंत्रित करेंगे, आइए देखिए। आपको यकीन हो तो अपने लोगों को कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं। लोग पंजाब में देख रहे हैं, लोग दिल्ली में देख रहे हैं, दोनों तरफ हरियाणा के पंजाब और दिल्ली हैं। लोग ये बदलाव देख रहे हैं, हरियाणा में इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जमीन तैयार है। हमारी मेहनत, हम कितनी मेहनत कर लेते हैं, कितना इस जमीन को नाप लेते हैं,
वो हमारी मेहनत है। आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता वो मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये देख रहा था कि धमतान साहिब गया था मैं पिछले दिनों, वहाँ पे कुछ यूनिट बिजली के लिए चोरी का आरोप लगा के और उस व्यक्ति पे इतना दबाव बनाया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। बहुत बड़ी पंचायत चल रही थी, हजारों लोग थे, पंचायत में यही चर्चा चल रही थी, देखो बदनसीबी हरियाणा की, एक तरफ 300 यूनिट बिजली फ्री है, एक तरफ 200 यूनिट बिजली फ्री है, यहाँ हमारे यहाँ 2, 4, 5 यूनिट की चोरी का आरोप लगा के सबको चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। चोरी का आरोप लगा, कहते हैं किसान चोर हैं, कहते हैं आम आदमी व्यक्ति जो बिजली ले रहा है वो चोर है, पेंशन वाले चोर हैं, कभी बेरोजगार चोर हैं, सबको चोर बताने पे लगे हुए हैं। तो ऐसी राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, सबको आजमा चुके हैं। हल्के में क्यों लेते हैं? अब भाजपा की सेंटर में गवर्नमेंट है, यहाँ भी है, आगे जो भी है रहेगा, लेकिन एक सत्ता में है, वो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जेजेपी उनके साथ है और उनके सामने कांग्रेस है जो आज विपक्ष में बैठा है। तो इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम तो हल्के में नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं भारी है, बोझ हैं। अब वो लोगों के जहन पे बोझ हैं, हरियाणा की राजनीति पे बोझ हैं, देश की राजनीति पे बोझ है भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में। हम हल्के में नहीं ले रहे, हम तो कह रहे हैं भारी हैं, बोझ हो गए हैं, इस बोझ को हटाना चाहते हैं लोग। वो तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके हिसाब से ना। तो उनके हिसाब से राष्ट्र, आप आज की आप बात देख लीजिए, आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को गोवा घुमा रहे। क्या है, क्या राजनीति, कौन सी देशभक्ति है? पुलवामा में हुआ था, तभी शूटिंग करे तो फिर कौन सी देशभक्ति है? तो मैं यही जानना चाहता हूँ। वो दिखावा करते हैं और जब आदमी समझने लगता है इस देशभक्ति के, इनके नकाब को उतारने को होता है, तब ये जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे आग लगा देते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इनकी राजनीति है। अंग्रेज 300 साल राज कर गए ये कर करके, वो फूट डालो राज करो, लेकिन लोग वो सीख गए ना वो सारी चीजें, तब तो अंग्रेजों से आजादी मिली, दोबारा नहीं आएंगे इस झांसे में, दोबारा नहीं ये फूट डालो राज करो देश में चलने वाला। लोग बहुत जल्दी समझ रहे हैं इनकी राजनीति को, एक एक करके इनके सारे गठबंधन के साथी इनको छोड़ के जा चुके हैं। इनको भारत की राजनीति से बाहर का रास्ता बहुत जल्दी जनता दिखाएगी। आप अपनी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों की बात छोड़ दें और हरियाणा की बात करते हैं, तो अब तक मुख्यमंत्रियों, आप तो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, तो उसमें कौन से मुख्यमंत्री आपको लगता है कि ये ठीक हैं इनमें अब तक? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर हम हरियाणा को बने हुए मेरे ख्याल से 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया, और अगर आज तक भी हमारे स्कूल नहीं अच्छे बन पाए, अगर आज तक भी हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही यहाँ पे, अगर आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, और अस्पताल अच्छे नहीं बने, किसको अच्छा बताऊं? किस मुख्यमंत्री को अच्छा बताऊं? किस पार्टी को अच्छा बताऊं? अब कुछ नहीं था, बिजली गांव तक पहुंची, सड़कें भी बनी होंगी, बहुत सारी चीजें, कितना और वक्त चाहिए? तो बनाए ना, कितना और वक्त चाहिए? हमारे बाद आजाद होने वाले देश हमसे बहुत आगे निकल गए, विकसित देशों ने हमसे बहुत ज्यादा तरक्की कम समय में कर ली, हमें कितना और वक्त चाहिए? दुनिया के सबसे समझदार लोग हमारे यहाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हमारे यहाँ, सिर्फ गंदी राजनीति की सजा भुगत रहे हैं भारत के लोग। वो गंदी राजनीति बदल रही है, देश में लोग पसंद कर रहे हैं नई विचारधारा को। ये चैलेंज हमारे लिए है, ये ओनस मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हमें जी तोड़ मेहनत करके हर घर तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लोग अपनाने को तैयार है। अनुराग भाई, चेहरों की बात होती है राजनीति में, अगर बात करें तो आपकी पार्टी में 2, 3, 4 चेहरे ऐसे होंगे जिनको जानते हैं लोग, उसके बाद चीज़ें खत्म सी हो जाती हैं, भी जानते नहीं हैं। तो फिर ऐसे में चुनाव के दौरान फिर वोट में कन्वर्ट करना, जीतना, वो सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं। चन्नी साहब को किसने हराया था? बादल साहब को किसने हराया था? वो उदाहरण, अमरिंदर सिंह जी को किसने हराया था? उदाहरण छोटे 1-2 उदाहरण हो सकता है। सिद्धू साहब को किसने हराया था? उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि टिप्स से होंगे ना ये तो। बाकी 92 सीट जीते हैं हम पंजाब के अंदर, सबके सब तो कोई मैकेनिक तो नहीं होगा ना, आप कह रहे कि मोबाइल मैकेनिक, लेकिन वो तो जिसकी शॉप, मैकेनिक होना जरूरी नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक चेहरे चाहिए हमको। लोग परेशान हैं इनसे, उनको नहीं चाहिए राजनीतिक चेहरे, उनको काम की राजनीति चाहिए। वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जो मेहनत करने को तैयार है, साफ दिल है, उसको वोट देने को तैयार है। दिल्ली में कौन जानता था हमारे एमएलए को? पहली बार घर से निकल के आए थे, आम घरों से निकल के आए थे। ये कोई जागीर थोड़ी है इनकी कि चौधरी रणबीर हुड्डा होंगे, फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, चलते जाओ चेन, फिर चौटाला साहब देख लो, ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, पता नहीं कौन कौन यही जितवाते हैं ना। तो यही करेंगे राजनीति। ये तो नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इनको हम राज्यसभा में से हो गए जीते हुए, चले गए वो वक्त।
अरसे हो गए। तो यात्रा में तो काफी मेहनत कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला। पता नहीं कब का कमाया हुआ पैसा है। अच्छा। पता नहीं कितना करोड़ों करोड़ों रुपया कहाँ का। हम तो बचपन में थे, किसी अखबार में कहीं कोई खबर पड़ी, मेरे को बचपन की याद है, वो मैं बहुत हंसता हूँ उस पर। कहीं आया है कि पाकिस्तान के किसी बैंक में, पता नहीं गॉसिप थी क्या था। अच्छा। बोले पाकिस्तान के किसी बैंक में चौटाला परिवार के करोड़ों रुपए डूब गए। मैंने कहा बताओ, पाकिस्तान के बैंक में भी जिसका पैसा हो सकता है। मुझे नहीं पता, व्यंग था, मुझे नहीं पता, बहुत छोटे का किस्सा याद है मुझे। मैं सोचता था कि इतना करप्शन किया, सजा काट के आए, दोनों पिता पुत्र सजा काट के आए। कुछ तो किया होगा, करप्शन किया, दबा के सजा काट के आए। वो तो कह रहे कि आज नौकरियां दी हमने। आज का उदाहरण देता हूं मैं, नौकरी देने के लिए किसको सजा मिलती है? पंजाब में हमने 28,000 नौकरी दी है 1 साल के अंदर। एक कोर्ट में केस नहीं हुआ, एक स्टे नहीं हुआ, एक सजा नहीं हुई, एक करप्शन नहीं, कुछ नहीं, सबको सर्टिफिकेट मिल गए, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी देने में किसको सजा मिलती है? अगर नौकरी देते हुए पैसा खाओगे, नौकरी देते हुए करप्शन करोगे, गलत तरीके से नौकरी लगाओगे, सजा तो होगी। कानून तो है देश में, आज नहीं तो कल, देर सवेर तो होती है सजा उसमें। ये सारे लोग एक बागड़ बिल्ले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। इनको जनता को लूट के अपना घर भरना है, और वो अब बर्दाश्त नहीं है लोगों को। इनकी पॉकेट में नहीं जाने देंगे अब जनता की पॉकेट में जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं, इनके पेट में दर्द होता है लोगों को, जनता को हम जब फ्री अच्छी सुविधाएं देते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। बोले सबको जाके बता दो, जितना इनके पेट में दर्द होगा, एक सुविधा और फ्री कर दूंगा। जनता का पैसा अब जनता के पास जाएगा। अनुराग ढांडा दिल्ली से राजनीति हरियाणा की करेंगे या फिर हरियाणा में? इनके किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता के बच्चों को आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी इतना रोहतक में नहीं पढ़ा होगा, कोई भी इतना हरियाणा में नहीं पढ़ा होगा। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज, हरियाणा के स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़े हुए, यहीं पैदा हुए। हमारे माँ बाप ने यहाँ सरकारी नौकरी करी, अभी भी यहीं रहता हूँ रोहतक में। तो कहाँ से, दिल्ली से राजनीति क्यों करूंगा हरियाणा की? हरियाणा के गांव गांव में एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। दिन और दिन, रात और रात नहीं देखेंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है। मैंने आपको अपना मकसद स्पष्ट कर दिया। हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यही मकसद है, जुट जाना है, मेहनत से इस पॉलिसी को, इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है। बाकी का काम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे अनुराग ढांडा साहब, जिन्होंने तफसील से बताएं बहुत सारी चीज़ें। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।